तो देखो एक्चुअली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो आपका रे ऑप्टिक्स है। एक्चुअली आप बोलो तो ऑप्टिक्स को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है आपका रे ऑप्टिक्स सेक्शन और एक है आपका वेव ऑप्टिक्स सेक्शन। ठीक है, रे ऑप्टिक्स सेक्शन में आप लाइट को एक रे की तरह लेके चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं और उस रे के फेनोमेनन के बेसिस पे आप लाइट से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका डिस्कशन, शैडो का फॉर्मेशन, ये सब हम लोग करते हैं। और जब आप लाइट को वेव की तरह लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर जो है, अगर आप उसको वेव की तरह लेके चलते हैं तो लाइट के कुछ फेनोमेनन को आप एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे उस केस में जब आप लाइट को वेव की तरह लेते हैं तो उस समय आप लाइट का डिफ्रैक्शन, लाइट का इंटरफेरेंस और लाइट का पोलराइजेशन, मेनली तीन चीज को डिस्कस करते हैं। तो आप ऐसे मानिए ना कि लाइट को आपको जरूरत के हिसाब से उसके सर्टेन फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के हिसाब से कभी आपको उसको रे की तरह लेके चलना पड़ता है, कभी आपको उसको वेव की तरह लेके चलना पड़ता है। और लाइट का एक ऐसा कैरेक्टर, लाइट से एक ऐसा फेनोमेनन भी अराइज होता है जहां आपको लाइट को पार्टिकल की तरह लेके चलना पड़ता है, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर साइंटिस्ट कुछ लाइट के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को एक सर्टेन कैरेक्टर के अंदर बांधने का कोशिश किए हैं। कौन सही है कौन गलत है ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय है। आज तक लाइट के पास एक सर्टेन नेचर का अगर नाम लिया जाए कि सर एक बता दीजिए कि लाइट यही है, तो ये मेरा बस का बात नहीं है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी है ना इसके पीछे है ना हाथ खड़ा कर दिए। आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट वेव हो ही नहीं सकता, लाइट क्या है, पार्टिकल है। जब तक वो ऐसा नहीं मानते कि लाइट पार्टिकल है तब तक वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उनका दिया हुआ थ्योरी था वो सही नहीं होता। तो उनके हिसाब से लाइट पार्टिकल है। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ो। जब यंग्स आए तो यंग्स का कहना था कि लाइट पार्टिकल हो ही नहीं सकता, लाइट वेव है। कारण यंग्स अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ कर चुके हैं या बताए थे कि जो लाइट है वो इंटरफ्रेंस शो करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है। तो ये इंटरफ्रेंस कोई पार्टिकल शो नहीं कर सकता, ये वेव ही शो करता है। ठीक है, फिर अब देखो लाइट जब इमेज बनाता है, लाइट जब इमेज बनाता है तो उसको आप वेव कैरेक्टर से सही सही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो लाइट को रे की तरह लेके चलना पड़ता है, तब आप उसका है ना इमेज बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको वेरीफाई कर पाते। तो जरूरत के हिसाब से लाइट को रे माना जाता है, जरूरत के हिसाब से फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए लाइट को वेव माना जाता है, और कुछ फेनोमेनन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को आप पार्टिकल के नेचर की तरह भी देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग है ना देखेंगे कि किस फेनोमेनन पे वी आर गोइंग टू डिस्कस, और उसी हिसाब से लाइट के कैरेक्टर को लेके बढ़ेंगे। अब इसमें आप साइंस को दो, मतलब ऑप्टिक्स को आप दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। एक है रे ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट से जो इमेज बनेगा, शैडो बनेगा, उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कशन है। तो यहाँ लाइट को आप एक रे की तरह लेके चले, स्ट्रेट लाइन में चलेगा और अपना पाथ तभी बदलेगा जब उसमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाए। मतलब अगर मीडियम बदला तो अपना पाथ बदलेगा। ठीक है, बेंड होगा इधर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे नॉर्मल, ये होगा हम लोग का रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसी में हम लोग शैडो और इसी में हम लोग है ना इमेज के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपके पास एक क्लास आ गया रे ऑप्टिक्स। मेरे पीछे जो तुम बैकग्राउंड देख रहा है उसमें है ना लाइट का अलग अलग तरह का जो यूज है, जो हमारे जनरल लाइफ में आगे पीछे दिखता है, वो सब आपको एक साथ दिखाने का कोशिश है। ऑप्टिकल फाइबर है, रेनबो का फॉर्मेशन है, मिराज है। आपको दिख रहा है कि एक मिरर के सामने है ना मिकी माउस खड़ा है, कैसे उसका है ना मिरर के अंदर उसका इमेज जो है वो उसको सुपरमैन की तरह है ना बॉडी बिल्डिंग में ला दिया है। ठीक है, बाकी शेविंग है, गर्ल्स का जो अपना मेकअप किट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मिरर। तो ये सब चीज है ना सब हमारे जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, कोई ऐसा सिंगल घर नहीं है जहां है ना ऑप्टिक्स काम नहीं आता। ठीक है, ऑप्टिक्स हर जगह काम आता है। तो कभी आइलेंस के फॉर्म में, तो कभी है ना मिरर के फॉर्म में, कभी रोड पे चलते हैं तो दूर तक आपको लगता है कि पानी गिरा हुआ है उसके फॉर्म में। ऑप्टिकल फाइबर जिसपे हम लोगों का नेट का कनेक्शन है। ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर लगाइए, उस हिसाब से कनेक्शन चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो देखो जी इसमें पूरा का पूरा जो डिस्कशन तुम करेगा उसमें है ना हम लोग लाइट को रे की तरह ही लेके चलेंगे। और जब आप लाइट को रे लेके चलेंगे तो वैसे केस में अपना पूरा डिस्कशन में लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाना है, और उसका स्ट्रेट लाइन पाथ तभी हम लोग बदलेंगे जब रिफ्रैक्शन आए। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो रे ऑप्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक
जिसमें आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और एक जिसमें आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन सिंपल है, लाइट टकराएगा किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। लाइट टकराएगा किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अगर ऐसा फेनोमेनन है कि लाइट किसी मीडियम में टकराया, किसी सरफेस पे टकराया और उसी मीडियम में वापस आ गया, देन फेनोमेनन इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट किसी मीडियम के सरफेस पे गिरता है और मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है, लाइट किसी सरफेस पे गिरता है और मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है, देन फेनोमेनन इज सेड टू बी रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन आएगा तो आप देखेंगे कि मीडियम बदलने के दौरान लाइट इज बेंडिंग आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जब हम लोग रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी आप मिरर्स लेंगे, जिसमें बेसिकली आपके पास दो तरह का मिरर होगा। एक होगा हम लोगों का प्लेन मिरर और एक होगा हम लोगों का स्फेरिकल मिरर। तो चलो एक एक करके है ना, आप रिफ्लेक्शन पार्ट से है ना आपके सामने काम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर चीज को समझिएगा। जहां जहां जैसे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम फील होगा, यू विल बी डिस्कस विथ माई सेल्फ, हम लोग के साथ बात करेंगे, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। जब आप लाइट को लेके चलते हैं तो एकदम फंडामेंटल अपना क्लियर रखिए कि लाइट को आपको कैसे लेके चलना है। तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने वाला चीज होगा। एकदम बेसिक से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, चीजों को है ना ध्यान से देखेंगे। आगे आके इतना बड़ा बड़ा चीज आने लगेगा कि अगर कोई उस समय ये सोचे कि बेसिक अभी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप है ना बेसिक टर्म्स को एकदम बढ़िया से देखें। कौन वर्ड किस तरह से मीनिंग कैरी करेगा उस पर एकदम ध्यान से देखें। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। सर हल्का बड़ा कीजिएगा। यस सर। नहीं सर। अभी ठीक है? यस यस सर। यस सर। तो हम लोग के पास ये टर्म है ना कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। अभी देखो लाइट को है ना हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ एक रे की तरह ट्रीट करेंगे। लाइट को हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ एक रे की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, पता करना है कि लाइट इस तरह ही चल रहा है। ठीक है, ट्रेवल इन अ होमोजेनियस मीडियम इज कॉल्ड अ रे। बीम ऑफ लाइट, बहुत सारा अगर रे को आप एक साथ बनाते हैं तो उसको लाइट का बीम कहते हैं। तो बीम बनाने के लिए मतलब होगा बहुत सारा पैरेलल लाइंस आप एक साथ बनाते हैं। आपके सामने आएगा कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब हो गया बहुत सारा रेज आप एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता हुआ दिखाएंगे, लाइक दैट। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखा रहा है, दिस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट बीम। ओके, दैट इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे सब जाके है ना कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे सब जाके है ना कन्वर्ज हो जा रहा है। दिस इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंट बीम का मतलब होगा कि कोई एक पॉइंट है जहां से है ना हमारा रेज है ना बाहर निकल रहा है, दे आर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। यू कैन से दैट कि जो तुम्हारा पर्टिकुलर लाइट है वो एक पॉइंट से निकल के है ना रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तो जब लाइट को आप इस तरह से रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट बीम और डाइवर्जिंग रेज। पैरेलल बीम ऑब्वियसली नाम में ही पता चल रहा है कि दे आर सेड टू बी अ पैरेलल बीम। ओके, दे आर सेड टू बी अ पैरेलल बीम लाइक दैट। अब देखो जैसे अगर हम लाइट के रास्ते में किसी को ले आते हैं, लाइट के रास्ते में किसी को खड़ा कर देते हैं और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट है ना पास नहीं होगा। तो लाइट का एक मीडियम में, लाइट का पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो पीछे जहां उसको ज्योमेट्रिकली ऐसे सीधा चल के पहुंचना चाहिए था वहां वो पहुंच नहीं पाता है। तो जो बीच का रीजन है दैट विल मेक अ शैडो। इज दिस क्लियर? यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाया इसलिए है ना वहां ब्लैक दिखेगा और ब्लैक का मतलब हो गया शैडो। सही है। अभी देखो जैसे ध्यान से अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमारे पास जो हाथ है तुम देख रहा वहां पे एक झिकझिक सा आ गया है। कारण ये है ना कि मेरे हाथ का वहां पे एक शैडो बन गया। जो बल्ब से रोशनी आ रहा हाथ बीच में आ गया, पीछे है ना ब्लैक कलर का शैडो बन गया, इसलिए है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बात समझे? तो लाइट और पीछे वाले स्क्रीन के बीच एक ऐसा मीडियम आ गया, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो ओपेक है। तो लाइट इसको पेनिट्रेट करके जा नहीं सका, पीछे शैडो बन गया। ठीक है, तो शैडो का फॉर्मेशन, लाइट के रास्ते में कोई अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, लाइट उसको भेद नहीं पाता, उसको पार नहीं पाता है, तो पीछे अगर आप स्क्रीन लगा देंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसपे आप उस लाइट को कलेक्ट करेंगे, तो लाइट वहां उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां वो ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है।
तो वहां पे हमारे पास शैडो का फॉर्मेशन बनता है। आगे आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर बाउंड्री पे लाइट गिरे और लाइट का जो पार्ट है वो उसी मीडियम में वापस आ जाए। ठीक है, उसी मीडियम में वापस आ जाए। आप ऐसे समझे कि टर्न बैक इन द मीडियम, सेम मीडियम में वापस आ जाए। तो जो पार्ट हमारे सेम मीडियम में टकराने के बाद वापस आ जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन कभी कभी होता है कि मीडियम बदल के दूसरे में चला जाए, तो अगर दूसरे में चला गया तो वो रिफ्रैक्शन है, अभी उसका चर्चा नहीं करते। ठीक है, जनरली हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरह का होता है। जनरली हमारे पास दो तरह का रिफ्लेक्शन है, एक है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी हम आपसे दो चीज पूछते हैं, बहुत सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आप जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपका इमेज बनता है या नहीं? बनता है सर। बनता है। ठीक है, मतलब ये है, हो क्या रहा था कि बल्ब से लाइट निकला, तुम्हारे बॉडी पे गिरा, तुम्हारे बॉडी से रिफ्लेक्ट हुआ, तो मिरर को लगेगा तुम्हारे बॉडी से रे आ रहा है और उसके बेसिस पे वो इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब तुम एक ऑब्जेक्ट है और मिरर उसका इमेज बना दिया। अच्छा, तुम किसी दीवार के सामने खड़े हो जाओ, किसी वॉल के सामने खड़े हो जाओ, बोलो बोलो, क्या तुम्हारे बॉडी से रे वैसे नहीं निकल रहा है? दीवार से रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं? वॉल से रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं? बोलो सोच के। नो सर। हो रहा है। वॉल से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, वॉल से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। वॉल से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसका सरफेस जो है वो मिरर के जैसा स्मूथ नहीं है। देखो, मिरर जो है उसका सरफेस एकदम स्मूथ है, जो मिरर है उसका सरफेस एकदम स्मूथ है, इसलिए आपको एकदम रेस कटता है और नियम कानून से एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। सही है, लेकिन वॉल का जो सरफेस है, वॉल का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। आप भी यहाँ फिगर में समझ पा रहे होंगे, वॉल का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ है, इधर उधर है, इधर उधर है, इधर उधर है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे कॉपी पे, जब तुम कॉपी के पेज को ऐसे देखता है तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन कॉपी के पेज पे नहीं होता, वहां भी होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में काउंट होगा। जबकि मिरर पे या वैसा ही कोई चमकीला सतह पे जब आप खड़े होते हैं उसके सामने, तो वहां जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। तो एक चीज तो आप ये मानेंगे ना कि इमेज का फॉर्मेशन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में होता है। कैन फॉर्म इमेजेस, बोलो सही है? यस और सर। यहाँ पे कैन नॉट फॉर्म इमेजेस। तो ये कोई कहे कि सर वॉल से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है या कॉपी के पेज से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट गलत है। रिफ्लेक्शन तो आपके मिरर के सरफेस से हो रहा है, तो वॉल के सरफेस से भी हो रहा है, तुम्हारे कॉपी के सरफेस से भी हो रहा है, पेज से भी हो रहा है, कुछ और ऑब्जेक्ट है वहां से भी हो रहा है। लेकिन डिपेंड्स ऑन द पॉलिशिंग ऑफ द सरफेस। एक जगह सरफेस स्मूथ है, दैट इज कैटेगरी ऑफ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, तो दूसरी जगह थोड़ा उबड़ खाबड़ है, देन इट इज सेड टू बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ कौन बनाता है इमेज, किस केस में बनता है इमेज, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? स्पेक्युलर में। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अब आपके पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोग सब कोई जानते हैं। आप क्या जानते हैं? दो लॉ एकदम फटाफट बोल दीजिए, फटाफट बोल दीजिए। अरे यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर। एंगल और ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। देखो, यस सर। हमारे पास जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो इस फिगर पे मेरा ध्यान होगा कि आप है ना ये सेकंड फिगर पे ज्यादा ध्यान दें। ये जो सेकंड फिगर आपके पास है इस पे आप ध्यान दें। हम इसको थोड़ा और है ना 200% जूम में ले आते हैं ताकि आप चीज को है ना ध्यान से देख सकें। देखो, ये लाइट है हम लोगों के पास इंसिडेंट रे, टकराया इस पॉइंट ओ पे, ये नीचे वाला सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये नीचे वाला,
और टकराने के बाद ये एरो थोड़ा उल्टा है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, इधर जाएगा, ठीक है, और लाइट टकरा के इधर चला गया, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ये जो आप बीच में एक लाइन देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल हो गया, बोलो समझे सब कोई? यस सर। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतना तो आप लोग भी जानते हैं, कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो मेरा पहला लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बोथ आर सेम। और दूसरा लॉ ये कहता है कि देखिए यहाँ तीन लाइन है, एक है इंसिडेंट रे वाला लाइन, एक है रिफ्लेक्टेड रे वाला लाइन, और एक है नॉर्मल। ये तीनों हमेशा एक प्लेन में होता है, और वही इस फिगर में दिखाया गया है कि सेम प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, और ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। तो हमारे पास दो लॉ है भाई, एक लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, और दूसरा है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? क्या कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? नो सर। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा फटाफट बोला जाए, आगे आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, अभी आगे बहुत बड़ा चीज है, ये सब तो बेसिक है, बेसिक आप सबको आता होगा इतना, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख थोड़ा इसमें और नीचे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो दो लॉ आपके सामने है ना, इस तरह से रख दिया गया। एक था लॉ ऑफ इंसिडेंस के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम, और दूसरा बोल सकते हैं कि जो हमारा तीनों रेज है, एक है इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्लेक्टेड और तीसरा है नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलिए यहां से काम अपना स्टार्ट कीजिए। आप अगर इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, चलिए जी यहां से अब आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में रखना है, छोटे छोटे कंपटीशन में नहीं, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन में इसका क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक है इंसिडेंट, E1 कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे में हम लोग है ना E1 का कैप लगा दे, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है E1 कैप, एंड E2 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड। E2 जो है वो हमारा E2 वेक्टर है, और E2 का कैप लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर होगा रिफ्लेक्टेड रे में, और n देख रहा है इसी डायरेक्शन में, n कैप लगा दीजिएगा, then this is the unit vector, then this is the unit vector along normal। आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, यही तो हम लोग सीखे। आपको क्या करना है, Yes, लॉ sir. ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखना है, आपको क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ गए? आप अगर चाहेंगे तो आप है ना बिना कैलकुलेशन के, अगर आप चाहें तो ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं कि E2 कैप विल बी इक्वल्स टू E1 कैप माइनस 2 n कैप E1 कैप डॉट n कैप। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो जैसे ये कैसे आया, अगर इस पूरे प्रोसेस को देखना है तो आपको डेरिवेशन के थ्रू चलना पड़ता है। थोड़ा सा केयरफुली है ना इस चीज को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको थोड़ा आगे करते हैं, हम लोग उस इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर को थोड़ा आगे किए, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा हो गया। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग चाहें, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग चाहें तो क्या हम लोग E1 का कैप बना सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म E1 कैप इज इक्वल्स टू E1 कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा I कैप माइनस E1 कैप कॉस थीटा J कैप लगेगा, बोलो सही है? अरे यार इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट तोड़ेगा ना। Yes, sir.
ठीक है, तो x कंपोनेंट में साइन थीटा और y कंपोनेंट में कॉस थीटा होगा। अब ये है मेरा यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यहाँ आ गया हम लोग का साइन थीटा आई कैप माइनस यहाँ भी 1 हो गया कॉस थीटा जे कैप। तो आप ऐसे मान लो कि जो तुम्हारा इंसिडेंट यूनिट वेक्टर है, जो तुम्हारा इंसिडेंट यूनिट वेक्टर है, दैट कैन बी रिटन एज साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। बोलो समझा? बोलो जी बोलो, सब कोई समझे ये बात? यस सर। यस सर। चलिए एक बार फिर फिगर पे आइए। अब चलिए इस E2 का जो डायरेक्शन उसको देखिए, क्या उसका x कंपोनेंट राइट की तरफ और y कंपोनेंट ऊपर होगा? तो यहां से अगर आप E2 वेक्टर का कैप लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। देखो x कंपोनेंट को ध्यान से देखो, x कंपोनेंट क्या साइन थीटा आई कैप और y कंपोनेंट मैग्नीट्यूड 1 हो गया कॉस थीटा जे कैप होगा। बोलो समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में आ गया, दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। नाउ यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। आप क्या करो कि E2 कैप में से E1 कैप को माइनस कर लो। E2 कैप क्या था? तो था ये साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और इसमें से हम लोग को माइनस करना था E1 क्या था? तो साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। बोलो सही है? ये यस दोनों सर। निकाल के रखे हम लोग। तो जब हम लोग यहाँ से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो E2 कैप माइनस E1 कैप, E2 किसको रिप्रेजेंट करता है एक बार बोल दीजिए? रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन को। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, और कैप लगने का मतलब हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। पूरा बोलो, E2 Yes. कैप मतलब क्या? E2 कैप मतलब क्या? बोलो बोलो, E2 कैप मतलब क्या? क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। और E1 कैप का मतलब क्या हो गया हम लोग का? इंसिडेंट रे का इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर। आप ऐसे बोलते रहे, पता चलता है। ठीक है, तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे, देखिए साइन थीटा वाला टर्म कट गया, क्या ये 2 cos थीटा जे कैप आ गया? 2 cos थीटा जे कैप। अब चलिए थोड़ा सा है ना cos थीटा निकालने पे जोर दे, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखें, फिगर को ध्यान से देखें। अगर हम cos थीटा निकालना चाहते हैं, अगर हम cos थीटा निकालना चाहते हैं तो E1 का डायरेक्शन जो इधर है, E1 का डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है, और एन कैप को लेंगे, जरा गौर करना। E1 का डायरेक्शन और एन कैप, एक बार फिर से आपके सामने हम एक है ना फिगर बना रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा चीज को। देखिए ये डायरेक्शन है एन कैप का और ये डायरेक्शन है मेरा E1 कैप का। आप देख चुके थे कि पीछे में ये वाला एंगल था थीटा, इसलिए ये एंगल भी आएगा थीटा। बोलो सही है? तो क्या एन कैप और E1 कैप के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है? एन कैप और E1 कैप के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। नाउ अगर आप E1 कैप और एन कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, E1 कैप और एन कैप के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो E1 का मैग्नीट्यूड, N1 का मैग्नीट्यूड, N1 कैप का मैग्नीट्यूड, और साथ में लिखेंगे कॉस दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा। तो देखो जरा, E1 कैप और एन कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या है? ये माइनस कॉस थीटा आया। बोलो बोलो, समझे? अरे बोलो यार, समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर। तो जहां देखो, जहां हम लोगों का कॉस थीटा था इक्वेशन में, तो जब हमको कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा तो माइनस E1 कैप डॉट एन कैप लगा दें। सो इक्वेशन वन बिकम्स, मेरा इक्वेशन वन क्या हो गया? तो मेरा इक्वेशन वन हो गया E2 कैप माइनस E1 कैप इज इक्वल्स टू E2 कैप माइनस E1 कैप इज इक्वल्स टू 2, जहां cos थीटा था वहां पे माइनस E1 कैप डॉट एन कैप
और साथ में जे कैप लगा हुआ है, देखो तो अच्छे से, सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिगर पे गौर कीजिए, क्या जे कैप एन कैप के बराबर है? क्या जे कैप मेरा एन कैप के बराबर है? यस सर। जे कैप और एन कैप तो एक ही चीज है ना, बस वहां नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो क्या हम लोग इसी को ऐसे लिख दें, E2 कैप माइनस E1 कैप विल बी इक्वल्स टू -2 E1 एन कैप, और इन सब के साथ एक और लग जाएगा यहाँ पे एन कैप। So finally the equation of reflected unit vector E2 is equals to E1 cap minus 2, ये n कैप आगे लिख दें n कैप, और साथ में बच गया है अंदर E1 कैप और n कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट। बोलो जी बोलो, अच्छे से चीज को ध्यान से देखो और समझो। हम फिर से इसका रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखते हैं, then it will be equals to E1 cap जो कि इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है, -2 n कैप और E1 कैप डॉट n कैप के बराबर होगा। बोलो समझ में आया सबको? नहीं, चलिए यस पीछे सर। ना एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबका बात वैसा नहीं आ रहा ना, सबका रिस्पॉन्स। आप ऐसा ना सोचे ना कि आपका ऑप्टिक्स वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आप लोग जूनियर विंग में, मतलब जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ऑप्टिक्स मतलब आप समझ, नाम सुने हैं, आप जानते होंगे इसका मतलब। देखिए सिंपल डायग्राम दिखा रहा है कि E1 जो है वो हम लोगों का इंसिडेंट वेक्टर है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वेक्टर है, और E1 कैप इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर। उसी तरह E2 वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर है, और E2 कैप रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। n कैप नॉर्मल वेक्टर है, n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, और n कैप जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर। हम लोग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं, दो लॉ लिख देते हैं एक साथ। क्या क्या लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होगा, और इंसिडेंट रे, सॉरी गलत बोल दिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा। और दूसरा लॉ ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन में लाई करेगा। ये था थ्योरेटिकली आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन जब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। इस डायग्राम के बेसिस पे सबसे पहले E1 का डायरेक्शन थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया गया, E1 का डायरेक्शन थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया गया, और E1 का लिखा गया यूनिट वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट एंगल थीटा। इसमें जहां E1 के कैप का मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ा, हम लोग 1 ले लिए क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो मेरे पास इंसिडेंट यूनिट वेक्टर का वेक्टर फॉर्म ऐसे आया, E1 कैप इज इक्वल्स टू साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। बोलो समझे? इसी के बेसिस पे तुरंत हम लोग E2 का कैप लिख दिए, रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, वो कंपोनेंट में दिखा। अब ये दोनों आ गया, कौन कौन आ गया? इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। अब आप क्या करें, तो दोनों रे का जो यूनिट वेक्टर आया है उसमें सब्सट्रैक्शन करें। तो आपके पास यहां लिखा गया कि जब आप E2 कैप में E1 कैप को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 cos थीटा जे कैप। अब यहाँ पे पूरा पैटर्न लगाया गया कि किसी तरह से cos थीटा हटाया जाए। तो cos थीटा को हटाने के लिए हम लोग E1 का यूनिट वेक्टर और n कैप के बीच के डॉट प्रोडक्ट का सहारा लिए। E1 का यूनिट वेक्टर और n कैप के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका सहारा लिए। तो E1 और n कैप के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज मैग्नीट्यूड 1 1, और साथ में कॉस, दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा। थोड़ा सॉल्व करने से आप देखेंगे कि cos थीटा कम्स टू बी माइनस ऑफ E1 कैप डॉट n कैप, माइनस ऑफ E1 कैप डॉट n कैप, ये cos थीटा का वैल्यू आ गया। इस cos थीटा के वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, इस cos थीटा के वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो आपके पास ओवरऑल रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू इंसिडेंट यूनिट वेक्टर माइनस 2 n कैप E1 कैप डॉट n कैप के बराबर आया। बोलो जी समझ में आया सबको? यस सर।
ठीक है, इक्वेशन याद रखना। जब इसका टिपिकल क्वेश्चन होगा तो आप इतना डेरिवेशन नहीं करेंगे ना, आपको सीधा इक्वेशन यूज करना आना चाहिए। E2 कैप क्या है? E2 कैप क्या है? तो E2 कैप हम लोगों का यूनिट वेक्टर है अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। E1 कैप क्या है? तो E1 कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। N कैप क्या है? N कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसपे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको है ना, यहां से निकाला हुआ ये नोट है ना आपके सामने लिखा है, जरा गौर करना, जरा इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करना। देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप है, और यहाँ देखो साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप है। तुमको यहाँ से पता चला कि कौन सा कंपोनेंट इंसिडेंट यूनिट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर में बदला है? तो वही कंपोनेंट बदला है जो मिरर के परपेंडिकुलर है या नॉर्मल के डायरेक्शन में और अपोजिट में है। आपको समझ में आ रहा है? फिगर को जरा गौर से देखिए ना, फिगर को देखिएगा तब आप समझिएगा। रूल्स तो रूल्स है, अपनी जगह पे लिखा रहता है। देखो E1 का x कंपोनेंट और E2 का x कंपोनेंट, दोनों जगह x कंपोनेंट साइन थीटा आई कैप है। बोलो सही है? यस यस सर। लेकिन E1 का y कंपोनेंट माइनस कॉस थीटा था और E2 का y कंपोनेंट प्लस कॉस थीटा है। मतलब जो नॉर्मल वाला डायरेक्शन है उसी में जो कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाता है। बोलो सही है? यस सर। प्लेन के नॉर्मल में जो कंपोनेंट है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। Whenever reflection takes place, the component of incident ray parallel to reflecting surface remains unchanged. The component of reflected ray parallel to reflecting surface remains unchanged, while component perpendicular to reflecting surface reverse its direction along normal. बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिमेन्स अनचेंज्ड, वो नहीं बदलता, लेकिन वो कंपोनेंट जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है, डायरेक्शन बदल लेता है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, चलिए तैयार हो जाइए। देखिए लिखा है कंसिडर अ रे डायग्राम अलोंग द यूनिट वेक्टर E1। E1 में क्या लिख दिया? E1 लिख दिया माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चल रहा था। तो अभी जरा देखो, जब हम इसका E2 लिखेंगे तो x वाला तो वही रहेगा ना? यस सर। बोलो बोलो बोलो, समझा? x वाला तो वही रहेगा क्योंकि वो सरफेस यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। केवल और केवल y वाला ना अपना डायरेक्शन बदल लेगा। तो अगर शुरुआत में E1 में वो माइनस था तो क्या E2 में वो प्लस हो जाएगा? यस सर। अरे ट्रिक पे काम कीजिए, इतना आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत आप आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, अब देख E2 और E3 को लेना। जब हम लोग E1 और E2 को लिए, जब हम लोग E1 इंसिडेंट लिए तो E2 रिफ्लेक्टेड था, सही है? और जब हम लोग E2 लेंगे तो E2 मेरा इंसिडेंट होगा और उस समय E3 किसकी तरह काम करेगा? रिफ्लेक्टेड की तरह। बोलो समझे? यस ठीक है, यस सर। तो E1 E2 में x कंपोनेंट जो पैरेलल टू सरफेस है वो सेम रहा, y अपना डायरेक्शन बदल लिया। और जब आप E2 E3 ले रहे हैं, जब आप E2 और E3 का बात कर रहे हैं तो बताओ कौन सरफेस सेम है? सर वाई सर सेम वाई सेम है। y सेम है। E2 E3 के लिए आप सबको यहां कंसंट्रेट करना चाहिए और E1 E2 के लिए आप लोग सबको को यहां कंसंट्रेट करना चाहिए। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। तो E2 E3 के लिए y सेम होगा जबकि x अपना डायरेक्शन बदल लेगा। तो कोई अगर तुमको E1 का इक्वेशन दे दिया, मान लो E1 का इक्वेशन हम तुमको दे दिए कि माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप है,
तो क्या आप फाइनल इसका इक्वेशन नहीं लिख सक रहे हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? बोलो समझे? यस सर। ठीक है, तो E1 और E2 में कौन सा कंपोनेंट चेंज किया, फटाक से बोल दो, एक्स या वाई? वाई। वाई सर। क्या किया आपने, डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। क्या किया आपने, डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। बोलो सही है? यस सर। यस। और यस सर। E2 E3 में कौन अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया? E2 E3 में एक्स। एक्स अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। सो वी कैन फाइनली गेट द आंसर। ओके, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। नो सर। ठीक, तो ये चीज था आपके पास कि कैसे आप है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सिंपली यूज करते हैं। एक और टर्म है, इसको भी आप नोट में समझे। नोट में क्या समझना है कि अगर हम लोग E1 को इंसिडेंट रखे थे और E3 का डायरेक्शन निकाले, तो अगर E3 से आप रे भेज दीजिएगा तो वो E2 को फॉलो करता हुआ E1 के रास्ते निकल जाएगा। क्या सही है? इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जब आप E1 के रास्ते से रे को भेजें तो E2 ट्रेवल करता हुआ E3 के रास्ते से निकला। अगर आप E3 के रास्ते से भेजिएगा तो E2 ट्रेवल करता हुआ E1 के रास्ते से निकल जाएगा। इसी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। एंड नाउ टर्म इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई होप सो आप समझ गए होंगे क्या बोला जा रहा है। अरे समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो भाई आगे। जो हमारे पास प्लेन मिरर है, जो हमारे पास प्लेन मिरर है, आखिर वो कितना डिविएशन प्रोड्यूस करता है? कोई प्लेन मिरर किसी पर्टिकुलर रे के पाथ में कितना डिविएशन प्रोड्यूस करता है, हम लोग को थोड़ा उस पर काम करना है। ठीक है, देखो डिविएशन का सिंपल मतलब होता है कि अगर मिरर नहीं रहता तो हमारा रे किस रास्ते से जाता। देख लो इस फिगर को, अगर यहाँ मिरर नहीं होता, अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो मेरा रे जो ए से ऐसे आ रहा था वो डॉटेड 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 ऐसे निकल जाता। बोलो सही है? मिरर के आ जाने से, मिरर के आ जाने से यहां से रे को लौटना पड़ गया और अब वो ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो मिरर के आने से जो पाथ में टर्निंग प्रोड्यूस हुआ है, डिविएशन है, वो डेल है। इस फिगर के हिसाब से अगर तुम जाओगे, इस फिगर के हिसाब से जाओगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। ओवरऑल ए से लेके अगर हम लोग क्यू तक का बात करते हैं तो APQ एक स्ट्रेट लाइन है। APQ एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पूरा एंगल 180 होता है, लेकिन उसमें से 2 थीटा हटा दो तो ये डेल का वैल्यू पाई माइनस 2 थीटा होगा, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो बढ़िया है, छोटा छोटा चीज है, बात भी समझ में आ गया तुरंत तुरंत। अगर मान लो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, अगर मान लो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो बताओ इस फिगर के हिसाब से एंगल ऑफ डिविएशन कितना है? 120 डिग्री से। 120 है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। चलो भाई, एक मिरर में कोई दिक्कत नहीं होता, सबको तुरंत तुरंत आंसर मिल जाता है। दिक्कत तो उस समय होता है जब एक से ज्यादा मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ 2 मिरर और मोर देन 2 मिरर्स। ठीक है, जब भी आप इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन निकालेंगे, हर एक मिरर का अपना एंगल ऑफ डिविएशन होगा, हर एक मिरर का अपना एंगल ऑफ डिविएशन होगा। और जब आप पूरे सिस्टम का नेट डिविएशन निकालो तो जितना भी इंडिविजुअल डिविएशन आया है सबको आप अकाउंट कर लो, सबको जोड़ दो। बस जोड़ने में एक चीज ध्यान रखना, जोड़ने में एक चीज ध्यान रखना कि समिंग अप सेंस ऑफ रोटेशन इज टेकन इनटू अकाउंट। इनटू अकाउंट मतलब क्या है? आपको ये देखना पड़ेगा कि सबका जो एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस है, क्या वो सब एक ही डायरेक्शन में है? अगर सब एक डायरेक्शन में, सब जुड़ेगा। अगर कोई इस डायरेक्शन में है और कोई इस डायरेक्शन में है तो वो माइनस होने वाला है। बोलो समझ में आ रहा है बात? यस Yes, अगर sir. सभी क्लॉकवाइज 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 है तो एक का डिविएशन, दूसरे का डिविएशन, तीसरे का डिविएशन सब जोड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिए 2 को क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़िए, एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, तो sir. जब आप उसको समाप्त करेंगे, जब आप उसका सबमिशन निकालेंगे तो यू हैव टू कंसीडर द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ डिविएशन। जो डिविएशन है उसका रोटेशन का सेंस देखना होगा। ठीक है,
अभी आपके सामने बहुत अच्छा 2-3 इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है, आपको करना है। आपके पास ये एक पहला फिगर है, आप इस फिगर पे गौर करें। बस ये मान लें कि इधर से इंटर किया है और ऐसे बाहर निकल रहा है, आपको डिविएशन बताना है। ठीक है, फर्स्ट केस में बी केयरफुल, फर्स्ट रे यहाँ है, सेकेंड रे ये मान लो, और थर्ड रे इसको नाम दे दो। तो फर्स्ट रे अगर मेरा मिरर नहीं होता तो इस रास्ते से ऐसे निकल जाता। बोलो सही जा रहे हैं? ये एंगल अगर थीटा है, शायद वहां फिगर छोटा पड़ रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रहा है। नाउ यू कैन विजुअलाइज इटसेल्फ, हम आपको दिखा रहे हैं बड़ा करके, अभी दिख रहा होगा? ठीक है, अभी देखो, बताओ तो ये लाइन क्या है? ये तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये थीटा है, तो क्या ये नॉर्मल से बना हुआ एंगल 90 माइनस थीटा है? यस सर। तो ये भी 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ वाला एंगल तो हम लोगों का थीटा ही बना ना, यहाँ वाला थीटा बचा। बोलो सही है? यस। तो जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना, तुम यहाँ से डेल1 कितना लिखेगा? क्या हम लोग डेल1, देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या हम लोग डेल1 मतलब यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, ये है डेल1 मेरा। समझ में आ रहा फिगर? तो क्या हम डेल1 पाई माइनस 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा 2 बार लिख सकते हैं? देखो तो ध्यान से। अरे यार, ये 2 एंगल ना तुम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेगा, 2 एंगल ना सब्सट्रैक्ट करेगा। इसको भी हटाना पड़ेगा जो 90 माइनस थीटा, और इसको भी हटाना पड़ेगा जो 90 माइनस थीटा। बोलो सही है? यस सर। यस। ये बच कितना रहा? क्या ये 2 थीटा आ रहा है? यस सर। यस सर। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज 2 थीटा। वैसे अगर देखो यहाँ पे थीटा था तो वर्टिकली अपोजिट आप इसको भी तो थीटा लिख ही सकते हैं। क्या बोलता है? सही है? तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, आपको जैसे इजी लगे, जो दिमाग काम करे आप बनाइए, कोई इशू नहीं। उसी तरह जब तुम यहाँ आएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर से हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए, ये थीटा था, तो हम इसको थीटा लिख दिए। तो क्या इस बार भी हम एंगल ऑफ डिविएशन को 2 थीटा लिख दें? 2 थीटा। यस सर। अब जरा इस केस में देखो, इस रास्ते से ऐसे निकला, 2 बार डिविएट हो गया। तो अगर हम डेल नेट निकालेंगे तो मेरा एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट और एंगल ऑफ डिविएशन सेकंड ये ऐसा सम आने वाला है। अब ये दोनों 2 थीटा का डिविएशन प्रोड्यूस किया है, 2 थीटा का जो डिविएशन प्रोड्यूस किया है, सोच के बताओ दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज है? दोनों एंटी क्लॉकवाइज। डेल1 कैसा है? दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। और डेल2 भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कैन वी से दैट कि नेट डिविएशन इज एक्चुअली 2 थीटा प्लस 2 थीटा, वी कैन से दैट 4 थीटा। यस सर। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको है ना इसी तरह से है ना आगे कुछ एग्जांपल्स है जिसपे आपको काम करना है, आंसर निकालना है। चलिए भाई लग जाइए। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, आपको बनाना है। ठीक है, नेट डिविएशन आपको बताना है, नेट डिविएशन। हाँ, आपका रे इधर से आया है, इंसिडेंट रे ये है, पहली बार यहाँ टकराएगा, यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर इधर मुड़ा, फिर वहां टकराएगा, फिर इधर मुड़ेगा और ऐसे निकल गया। आपको नेट डिविएशन बताना है, डेल नेट का वैल्यू बताना है। चलो बनाओ फटाफट। रे को लेके डायग्राम लेके चल रहे ना सर? हाँ बिल्कुल, आपको डायग्राम पे ध्यान रखना चाहिए। जब आप डायग्राम पे ध्यान रखेंगे ना तो आपको खुद से चीजें है ना समझ में आएगी। आप जरा गौर करें, सबको ध्यान से देखें। जो मेरा फर्स्ट डिविएशन है, ये रहा ना पाथ, ये है वो पाथ। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग का 40 माइनस हो गया। तो जो मेरा डेल1 आया, क्या वो डेल1 हम लोगों का 140 है? यस सर। सेकंड के पाथ को ध्यान से देखो। तो यहां से मेरा ये एंगल आएगा, ये भी हम लोगों का डेल2 है, क्या ये भी 140 है? सही जा रहे हैं? ठीक है,
तो ये दोनों मेरे पास क्लॉकवाइज सेंस में है, तो जब आप डेल नेट निकालते हैं, जब आप यहाँ से डेल नेट का वैल्यू निकालते हैं तो आप दोनों को सिंपली सम कर देंगे। और डेल टू दोनों को सम अप कर देंगे, 280 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्लॉकवाइज sir. आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि आपका दोनों डेल जो है वो क्लॉकवाइज इंडिविजुअली है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। बाबू कुछ प्रॉब्लम हो रहा था शायद आपको, क्या दिक्कत था बोलिए? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो चीज इसी तरह से चल रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन भी आपके पास है, आपको बनाना है। चलो फटाफट लग जाओ इस पर, लग जाओ इस पे फटाफट। चलो देख देख के हम लोग भी आंसर दे, क्या हम लोग भी साथ में काम करते हैं कि चलो देखो यहाँ पे ये हम लोगों के पास रे रहा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये एंगल 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो क्या हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक का जो डिविएशन है दैट कम्स टू बी 2 थीटा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब यहाँ पे थीटा था, ये वैल्यू भी हम लोगों का यह थीटा था, तो यहाँ पे थीटा आया। ये एंगल भी मेरा जो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ये थीटा है, तो क्या ये एंगल भी हम लोगों का थीटा ही होगा? सही जा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो उधर वाला एंगल भी थीटा है, तो क्या ये फिर से हम लोगों का ये जो टोटल एंगल है वो 90 माइनस 2 थीटा, और ये गलत है, ये भी हम लोगों का 90 माइनस थीटा हो रहा है, ये भी हम लोग का 90 माइनस थीटा हो रहा है। तो फिर से जो आप एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस करेंगे 2 थीटा हो जाएगा सर। वो हम लोगों का डेल का वैल्यू 2 थीटा ही होना है। तो दोनों 2 Yes, sir. थीटा अगर हम लोग ऐड करिए और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम है, तो जो हमारा डेल नेट है उसमें डेल 1 और डेल 2 दोनों का सम होगा। यस सर। 4 तो थीटा हो अगेन इट जाएगा। इज कम्स टू बी 4 थीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चीज को ऐसे चलना है, जब कभी भी आएगा आपको इसी तरीके से है ना काम करना है। इंडिविजुअल पॉइंट पे जहां जहां रिफ्लेक्शन हो रहा वहां आप है ना उसका डेल वैल्यू निकाल ले और फिर देख ले सेंस ऑफ रोटेशन। अगर सेम सेंस ऑफ रोटेशन है तो आप उसको ऐड कर लीजिए, अगर अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो डेल निकालने का ये तरीका था और ये एक इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अभी आपके पास एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आता है, या एंगल पुट कर लेना और कुछ नहीं, आप फाइनल देख लीजिएगा। आगे हम लोगों के पास एक अगला सेक्शन हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं और वो है कि मिरर और इंसिडेंट रे को अगर घुमाया जाए, मिरर को घुमाया जाए, इंसिडेंट रे को घुमाया जाए, तो आखिर उसका इफेक्ट रिफ्लेक्टेड रे पे क्या पड़ता है। मिरर को घुमाया जाए, इंसिडेंट रे को घुमाया जाए, तो आखिर उसका इफेक्ट रिफ्लेक्टेड रे पे क्या पड़ता है, हम लोग को ये सीखना है। तो फर्स्ट केस में हम लोग है ना मिरर को रोटेट कर रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग मिरर को फिक्स रख रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं इंसिडेंट रे को। इंसिडेंट रे को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। जब हम लोग इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे, जब हम लोग इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे, हाँ जी देखिए, तो हम लोग के पास जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है उसमें ये है कि अगर हम लोग मिरर को रोटेट करें या रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करें, इंसिडेंट रे को, तो उसका इफेक्ट हमारे रिफ्लेक्टेड रे पे क्या पड़ेगा ये हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट केस में हम लोग मिरर को फिक्स रखते हैं और आप इंसिडेंट रे को घुमाएंगे। मान लीजिए जैसे आप इस फिगर पे सब कोई फोकस रहिएगा, फिगर पे ध्यान से देखिएगा, फिगर पे ही सारा काम आपका हो रहा है। तो सब कुछ रे डायग्राम मतलब फिगर, और कुछ है नहीं। जो लोग फिगर को समझ सका, फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर पाया, देखो हम लोग के पास इंसिडेंट I1 यहाँ है, तो भाई उसका रिफ्लेक्टेड ये है। मान लो इंसिडेंट एंगल है अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी अल्फा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचना कि अगर हम इस इंसिडेंट रे को थीटा से घुमा दें, इंसिडेंट रे को थीटा से घुमा दें, जबकि मेरा मिरर फिक्स्ड है, मिरर नहीं घुमाना है। तो याद रखना कि अगर ये हम लोग का थीटा से घुमा, अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, थीटा अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल, तो याद रखना कि नया रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से घूम जाएगा, नया रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से घूम जाएगा। अगर इंसिडेंट रे को आप नॉर्मल से दूर ले जा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर जाएगा।
अगर इंसिडेंट रे को आप नॉर्मल की तरफ ले जा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ आएगा। जितने एंगल से इंसिडेंट रे घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल से घूमेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इंसिडेंस बाई, अगर हम लोग इंसिडेंट रे को थीटा से घुमा देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे एंगल इज सेम एंगल इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस बट इन अपोजिट सेंस। मतलब ये हम लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये देखो क्या ये क्लॉकवाइज सेंस में है? यस सर। ठीक है, तो बस इसी Yes, sir. चीज के बेसिस पे ध्यान है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बात नहीं। आप इसको जनरलाइज करके ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से दूर जाएगा। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ आएगा। इज दिस क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई अगला देखना है। अगला थोड़ा अच्छा है और अगला पे है ना आपको सिंसियरली थोड़ा सा काम भी बेहतरीन तरीके से करना है। इस बार हम लोग है ना मिरर को घुमाने वाले हैं, जबकि इंसिडेंट रे को हम लोग फिक्स रखेंगे। इस बार हम लोग मिरर को घुमाने वाले हैं जबकि इंसिडेंट रे को हम लोग फिक्स रखेंगे। ठीक है, मिरर को घुमाना है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है। देखो एक जनरल थ्योरी ये कहता है कि अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, फिक्स्ड, तो इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, reflected ray is rotated by 2 theta in same direction. If mirror is rotated by theta, reflected ray is rotated by 2 theta in same direction. हम यहां दिखा रहे हैं कि मिरर अपने इनिशियल पोजीशन से थीटा से घुमाया गया, मिरर अपने इनिशियल पोजीशन से थीटा से घुमाया गया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे था वो उसी सेंस में 2 थीटा से घूम जाएगा। If mirror is rotated by theta, reflected ray is rotated by 2 theta, keeping the incident ray fixed. मिरर अगर फिक्स था, पिछला केस मिरर अगर फिक्स था तो इंसिडेंट रे अगर थीटा से घूमता था तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से घूमता था। अगर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है और मिरर थीटा से घूमेगा तो याद रखना कि जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 2 थीटा से घूमेगा। मिरर इफ रोटेटेड बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा। एंड हियर इज सम डायग्राम, आप इस पे है ना थोड़ा काम कर लेंगे, आराम से आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। अभी हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि पहला जो डेविएशन है हम लोग का डेल1, पहला डेविएशन वो पाई माइनस 2 है, और जो सेकंड केस में डेविएशन है वो पाई माइनस 2 थीटा प्लस 5 है। मतलब जब आप प्रीवियस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 रखे थे तो एंगल ऑफ डेविएशन था पाई माइनस 2 5। फिर जब आप मिरर को थीटा घुमा दिए तो अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा प्लस 5 हो गया, तो जो नया डेविएशन एंगल था वो था पाई माइनस 2 थीटा प्लस 5। तो दोनों डेल के बीच का एंगल क्या है? तो दोनों डेल के बीच का एंगल 2 थीटा है, विच इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रोटेशन है। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से, अगर मिरर थीटा से घूमता है तो इंसिडेंट रे अगर आप फिक्स रखे हैं तो आपका रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमता है। फिर अगर मिरर फिक्स्ड है तो इंसिडेंट रे अगर थीटा से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से घूमता है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अब थोड़ा देखिएगा, इस पे कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको है ना शुरू में ट्राई करना है। देखते हैं कि कौन इस क्वेश्चन को बना पाता है। चलो दिमाग लगाओ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको हम है ना 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट 3 मिनट आपको मिल रहा है, आप इसको है ना सॉल्व करें फटाफट जल्दी ट्राई करो इसको। देखो जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है ना बनाने के लिए, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना एक साथ अडॉप्ट करके है ना चलना है। जरा गौर करना, समझना। क्वेश्चन क्या लिखा है? लाइट रे आई इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एम, द मिरर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन एज शोन। जो दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिरर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, और उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 9/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग का एफ दिया है, तो अगर तुम चाहोगे तो ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हो।
तो आप अगर उस पर्टिकुलर मिरर का एंगल ऑफ रोटेशन निकालना चाहो, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन या स्पीड ऑफ रोटेशन, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। ओके, तो 2 पाई एफ में अगर पुट कर दिए तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर विल बी इक्वल्स टू पाई, पाई कट गया, क्या हम लिख दें 18 रेवोल्यूशन, बोलो सही है, पर सेकेंड, 18 रेवोल्यूशन Yes, पर sir. सेकेंड, बोलो सही जा रहे हैं? अरे Yes, बोलो sir. यार, हाँ ना बोलते जाओ, समझ में आना चाहिए। Yes, sir. ऐसे ही बना रहे थे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मिरर अगर घूम रहा है तो किसी क्षण, अभी जब एंगल 37 है तो एंगल 37 को ही रखा जाए, एंगल 37 को ही रखा जाए, और 37 डिग्री एंगल पे जाके ये कहीं ना कहीं इस स्क्रीन को टच करेगा। तो 37 डिग्री अगर हम लोग एंगल रखते हैं तो क्या ये एंगल बचा हुआ अभी 53 डिग्री हो गया। और अगर ये 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर है और 53 है, तो क्या हम लोग इसको यूज करके समहाउ ये डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो इस डी के लिए हम कौन सा एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करें, बोलो तो यहीं पे बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे 5 आएगा, cos 53 यूज करें? 5 मीटर आएगा सर। cos 53 will be equals to cos 53 will 100 be equals to base by hypotenuse। cos 53 का Yes. वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो बोलो? 4/5 नहीं, 4/5 होता है कि 3/5 होता है भाई? 3/5 है। तो क्या d का वैल्यू हम लोगों का कितना आ गया? 50/3 50/3 मतलब 16.6 मीटर अप्रोक्स, मीटर है ना? Yes, sir. हाँ मीटर, 16.6 मीटर रख लो। अब सुनना ध्यान से, अगर मिरर का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो कोई हमको बता रहा है क्या कि रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगुलर स्पीड कितना है? एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट is actually twice the angular velocity of mirror। बोलो समझ में आई ये लाइन? If mirror is rotated by Yes, sir. theta, reflected light is rotated by 2 theta। That's why जो भी हमारे मिरर का एंगुलर स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड उसका दुगना होगा। बोलो सही है? तो क्या हम लोगों का रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगुलर वेलोसिटी 2 into 18 दैट इज 36 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आया? यस सर। ठीक है, ओमेगा आ गया है, ओमेगा आ गया है, ओमेगा आ गया है, करेक्ट, ओमेगा आ गया है। अब ओमेगा आ गया है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में है, ओमेगा आ गया है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में है। आप लोग सबसे पहले इसको रेडियन में बदलेंगे, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में। तो बताइए रेवोल्यूशन पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करें, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे? अरे बोलो यार, अरे एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन होता है ना? Yes, sir. तो क्या ये हम लोगों का रेवोल्यूशन पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड में 72 पाई रेडियन पर सेकेंड आया? ओमेगा आया है, ओमेगा आया है। अभी हम तुमको और कुछ दिखाते हैं। ओमेगा के बेसिस पे, ओमेगा के बेसिस पे तुम इस डायरेक्शन में भी लिखो, परपेंडिकुलर टू दैट लाइन यू हैव टू राइट भी। क्या हम भी का वैल्यू लिखेंगे? ओमेगा जो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट का आया इंटू डी, बोलो जी, होता है ना ओमेगा आर, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर। तो यहां से आपको भी मिलेगा, यहां से आपको भी मिलेगा, लेकिन भी कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन जो आपका स्पॉट रन करेगा, वो स्पॉट तो रन करेगा पैरेलल टू वॉल ना? Yes, sir. स्पॉट जो रन करेगा वो तो रन करेगा पैरेलल टू वॉल, पैरेलल टू वॉल। तो आप भी निकाल चुके हैं, थोड़ा एंगल के बेसिस पे चलिए। अगर ये 53 है तो ये भी 53 होगा, फिर ये 37 होगा, तो फिर ये एंगल 53 आ रहा है, 53 डिग्री। थोड़ा ऊपर चले गए, फिगर के अंदर चले गए हैं, समझ में आ रहा है? फिगर दिख रहा है? Yes, sir. तो पैरेलल ये जो भी आ गया, ये भी आ गया तुम्हारा 72 पाई इंटू डी के जगह पे 16.6। अब जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं पैरेलल टू वॉल, भी ऑफ
स्पॉट पैरेलल टू वॉल, क्योंकि स्पॉट तो पैरेलल टू वॉल ही रन करेगा, तो वो होगा हमारे V का cos 53 डिग्री। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब आप सॉल्व करके यहाँ पे जो लाएंगे वही तुम्हारा आंसर होगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया 72 पाई 16.6 और साथ में cos 53 is 3/5 and your unit is meter per second. This is the velocity of spot parallel to wall. This is the velocity of spot parallel to wall. पूरे चीज को एक बार में कंक्लूड करते, पूरे चीज को एक बार में कंक्लूड करते, स्टेप्स बनाते हैं कि आखिर ये न्यूमेरिकल बना कैसे, स्टेप सोचते हैं। तो स्टेप 1 था कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी था वहां से ओमेगा ऑफ मिरर निकाले 2πf करके, सही है। उसके बाद स्टेप 2 था कि बिकॉज ओमेगा अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट का लेंगे तो ट्वाइस द ओमेगा ऑफ मिरर होगा, यहां से ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट निकला। फिर स्टेप 3 था फाइंड डी निकालना था, जो एक्चुअली रेडियस की तरह काम कर रहा था। क्या बोलो, समझे? और फिर स्टेप 4 था कि हम लोगों का जो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड था किसमें, वो था रेवोल्यूशन पर सेकंड में, इसको बदलना था ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड किसमें, तो रेडियन पर सेकंड में बदलना था। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद फिर हम लोग क्या किए, 5 नंबर में हम लोग किए कि ओमेगा से भी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट निकाले, और वो था ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इनटू रेडियस, रेडियस मतलब वो डी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और फाइनली आपका आंसर कहां से आया, बोला गया था बी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वॉल, ये सोचने, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो Yes, आप sir. जो अभी ऊपर वाला लॉ पढ़े वो कहाँ एक जगह केवल काम आया, जो ऊपर आप लॉ पढ़े कि अगर मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से घूमेगा, वो बस यहाँ काम आया, वो बस यहाँ काम आया। बाकी देखो ये आप पहले से जानते थे, प्रीवियसली नोन, करेक्ट ना? आपको रेडियस निकालना था, आपको है ना ओमेगा के बेसिस पे ओमेगा को रेडियन में बदलना था, ये आपके सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये वेक्टर का कंपोनेंट्स है। अभी वाला टॉपिक तो बस ये स्टेप 2 में काम आया। बोलो सही है? Yes, sir. Yes. यही होता है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल का मतलब यही होता है। आप अभी जो चीज पढ़े वो केवल एक स्टेप में काम आया, उसके पहले उसके बाद ये सब आपको पहले से जो पढ़ा हुआ चीज था उसका कॉम्बिनेशन से आपको निकालना पड़ता है। आई होप सो आप बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है। सर वहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए थे? कहाँ पे? 36 बोले थे सर, वहाँ जो 36 पाया था। यही 2 ना, मतलब सेकेंड स्टेप बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से बताना कि मिरर अगर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने से घूमेगा? 2 थीटा। तो अगर मिरर ओमेगा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 ओमेगा से घूमेगा। यस सर। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई की। ये सर समझ गया सर, मेरा सब सही था, वहाँ 36 पाई करके बना रहे थे इसलिए। बात समझ गया ना सबको? यस सर। चलिए, तो ऐसे चीज रहेगा और उस हिसाब से है ना सोचना है आपको, है ना लेके चलना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आपके पास एक अगला कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं और वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बहुत सिंपल चीज है, फिर से एक छोटा चीज स्टार्ट होगा, बाद में जाके जो होना होगा। ठीक है, कोई भी प्लेन मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करता है उसमें किस किस तरह का रेज इन्वॉल्व है और इमेज कब रियल कब ऑब्जेक्ट रियल, इन सब चीज पे थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इंटरसेक्शन बीम इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो लिखा है सिंपल, ऑब्जेक्ट किसको लेना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, जो इंसिडेंट बीम है जहां इंटरसेक्ट करता है या लगता है कि जहां से आ रहा है, जहां इंटरसेक्ट करता है या लगता है कि जहां से आ रहा है, आप उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। इंसिडेंट रे जहां इंटरसेक्ट करे या लगे कि यहां से आ रहा है उसको आप ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह का हो सकता है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वैसा होगा जिससे है ना डाइवर्जिंग रेज बाहर निकले, डाइवर्जिंग रेज बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे डाइवर्ज करता हुआ रे बाहर निकल रहा है, उसको कहते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट।
तो भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है कुछ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है? जहां आपका इंसिडेंट रे हाइपोथेटिकली जाके इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, जहां हमारे पास रेस कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेस। ठीक है, जो हम लोग के पास कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे है उसको आपको लेके चलना है। तो वो जहां कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है वो हम लोगों का वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इज दिस क्लियर? ठीक Yes, है, sir. तो जहां Yes, sir. रेस अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग, इंसिडेंट रे जहां कन्वर्ज करता हुआ प्रतीत होता है, मालूम होता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। और जहां से रे डाइवर्ज करता हुआ मालूम होता है, प्रतीत होता है, देखने में लगता है, उसको हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इमेज में भी दो खेल, इमेज में इसका उल्टा खेल। ठीक है, इमेज कहां भाई? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम इज कॉल्ड इमेज। जहां हमारा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, जहां हमारा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग और रियली कन्वर्जिंग, उस पॉइंट को आप इमेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहां कटता है या लगता है कि कटेगा, हाइपोथेटिकल केस में मिरर के पीछे कोई सिस्टम में हाइपोथेटिकल वे से बढ़ा के जहां लगता है कि कटेगा, वो पॉइंट होता है इमेज का। इमेज भी दो तरह का, 1 मिनट रहना जरा। हाँ जी, तो हम लोग के पास जो डिस्कशन था वो ऐसा था कि हमारे पास रियल इमेज कब होगा? जब वाकई में रिफ्लेक्शन के बाद जब वाकई में रिफ्लेक्शन के बाद रेज है ना कटता हुआ दिखे, एकदम एक्चुअल तौर पे रिफ्लेक्टेड रे अगर किसी पॉइंट पे कटता है, आपको हाइपोथेटिकली नहीं बढ़ाना है, एक्चुअली वो कट रहा है, तो वो हमारा रियल इमेज में काउंट होता है। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज है, आप लोअर क्लास में भी पढ़ के आए, लेकिन काम इतना ज्यादा इन सब का आगे होगा कि किसी के मन में कोई डाउट ना रहे, कोई संदेह ना रहे, इसलिए एक बार बता दिया। अब देखो, मान लो जैसे यहां से रेस ठीक है रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होते समय दे आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज है तो वो अपने से तो कभी कटेगा नहीं, सब एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो अपने से कहां कटेगा? तो तुमको क्या करना पड़ता है, उसको पीछे अपने से हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वो किस पॉइंट पे है ना कट रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो लगता है कि कट रहा है, उस पे बनता है आपका वर्चुअल इमेज। तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। अगर हमारे पास कन्वर्जिंग अगर हम लोगों के पास रिफ्लेक्टेड रे है तो याद रखना रियल इमेज। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा, आगे बहुत सारा काम आएगा। कोई दिक्कत याद है किसी को? नो सर। ठीक, एक छोटा सा डायग्राम दे रहे हैं, आप जरा पिक करें। ये आप लोग ये सिस्टम आप पहले से जानते हैं, तो हम लोग सब चीज को यूज करेंगे। ये आपके पास एक लेंस है भाई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकला, लेंस चाहता है यहाँ इमेज बनाना, लेकिन ठीक यहाँ बीच में हम लगा दिए एक प्लेन मिरर। तो यहां से तो रे आया, यहां से रे आया, लेकिन इस मिरर से टकराने के बाद यहाँ पे जाके, इस मिरर से टकराने के बाद यहाँ जाके कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ, ये मेरे पास लेंस, ये मेरे पास मिरर, जो हुआ आपके पास सामने है सब कुछ। यहाँ पे जो बनता वो I1 है और यहाँ जो बना है वो I2 है। तो चलो पहले बताओ लेंस के लिए, पहले आप लेंस के लिए बताएं, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, लेंस के लिए इमेज कौन है? बताइए, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ओ पॉइंट सर। ओ है ऑब्जेक्ट, और इमेज कौन है? I1 I1 है।
अच्छा, लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है या फिर रियल है? रियल है। Real. रियल है। और लेंस का जो इमेज है वो वर्चुअल है या रियल है? लेंस का रियल है। बोलो सब कोई। सर रियल। रियल है। बिल्कुल सही। लेंस का जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि वो बन तो रहा था कन्वर्जिंग रेस से ही बन रहा था। देख रहे हो, रेस तो कन्वर्ज ही हो रहा था। ठीक है, बीच में मिरर आ गया तो मिरर का खेल है, लेंस का नहीं। लेंस तो चाह रहा था रियल इमेज बनाना। सो लेंस का जो इमेज है I1 वो रियल है। अब चलिए मिरर पे आइए, सब कोई मिरर पे आइए, मिरर पे आइए, मिरर पे आइए। आप आइए मिरर पे। मिरर पे, मिरर का ऑब्जेक्ट कौन? ओ I1। I1। और मिरर का इमेज कौन? I2. I2। I2। बताओ, मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है या फिर रियल है? Virtual. वर्चुअल है, वर्चुअल, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है सर। और इमेज कैसा है? रियल है। कुछ रियल होगा। क्या आपको समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को है ना पहचानना पड़ता है कि कहाँ कन्वर्जिंग है, कहाँ डाइवर्जिंग है। एक शॉर्ट नोट्स की तरह है ना, आप एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, शॉर्टकट में आप फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर हम लोगों के पास इस तरह से डाइवर्जिंग रेस का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोगों के पास कन्वर्जिंग रेस का कोई हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा के कोई ऑब्जेक्ट है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास कन्वर्जिंग रेस से कोई बना हुआ, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस से बना हुआ कोई इमेज है तो वो रियल है। और अगर हम लोग के पास डाइवर्जिंग रेस है और उसको हाइपोथेटिकली बढ़ा के कोई इमेज बना है तो वो एक वर्चुअल इमेज है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम लोग है ना इमेज कैसे बनाते हैं? वैसे तो किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज बाहर आता है और उन इनफाइनाइट रेज में से कोई भी आप दो रे लेंगे, आपके पास आपका इमेज का पोजीशन मिल जाएगा। फिर से सुनिए, वैसे तो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज है जो मिरर पे गिरता है। आउट ऑफ इनफाइनाइट रेस कोई भी दो रे आप लेके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप इमेज का पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि आपके पास एक रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट का मिरर के पीछे एक वर्चुअल इमेज बनके तैयार है। वहीं आप केस 2 में देख रहे हैं कि आपके पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेज आर कन्वर्जिंग। सी दैट डायग्राम, रेज आर कन्वर्जिंग। बीच में मिरर आ गया, अब टकरा के वापस आ गया। तो जहां वो कन्वर्ज करना चाहता था, बीच में मिरर आ गया था, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहता था उसी पॉइंट पे बना हुआ है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और टकराने के बाद रियल तौर पे रिफ्लेक्टेड रेज कटा है, इसलिए रियल इमेज का फॉर्मेशन है। क्या मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को? नो सर। गुड। अब इसमें कुछ कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को समझना, याद रखना, क्योंकि आगे इन्हीं सब के बेसिस पे एक से एक न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाला है। जब आप प्लेन मिरर का बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर बोथ आर सेम। मेरे लिए एक और लाइन है, इसमें याद रखना, और ये जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर का बात होता है। एक लाइन याद रखिएगा कि जो लाइन ज्वाइनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ध्यान रखना वो मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। एकदम याद रखिएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लाइन जो हमारे ऑब्जेक्ट को और उसके इमेज को मिलाता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है।
प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होने की वजह से जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही उसके इमेज का भी साइज होता है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर हमारे पास प्लेन मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल होगा, और अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज रियल होगा। याद रखना कि ये सब कैरेक्टर प्लेन मिरर के ही केस में काम आएगा, आप इसको आगे स्फेरिकल मिरर में कैरी फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। दिस इज ऑल द फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्लेन मिरर, दिस इज ऑल द फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्लेन मिरर। ये सब है ना प्लेन मिरर का अपना फीचर है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, जो लाइन ज्वाइनिंग है ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल होगा, जो हमारा साइज है ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो सेम होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। ये सब फीचर्स है हमारे प्लेन मिरर का। क्या किसी को कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट? नहीं, नो सर। नो सर। ठीक। चलिए, ये आपके पास एक प्लेन मिरर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O। अब हम कुछ लिख रहे हैं, ये एक पोजीशन है I1, ये एक पोजीशन है I2, और ये एक पोजीशन है I3। यू हैव टू से दैट विच इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज। इसमें से कौन इमेज का करेक्ट पोजीशन बना हुआ है तुमको ये बताना है। कौन इसमें इमेज एग्जिस्ट करेगा, I1 एग्जिस्ट करेगा, I2 एग्जिस्ट करेगा, या तीनों बनेगा, तुमको ये बताना है। ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये I3। I2 सर, I2 सर। सबको अपना अपना आंसर दे, फटाफट आंसर दे। I2 सर। सर I2। I2 क्यों बनेगा? I1 और I3 में क्या प्रॉब्लम है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो रहा है। परपेंडिकुलर होना चाहिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट और इमेज को जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन जो है वो 90 है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए, इसलिए ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, पहला अच्छा, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना। फिगर shows a point object A and a plane mirror MN. Find the position of the image. बोलो कहाँ बना दे? सर ए से MN की जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा और सेम डिस्टेंस। क्या MN से एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे, और Yes, A sir. से लाइन को ले जाए परपेंडिकुलरली इक्वल डिस्टेंस पे, क्या हम लोगों का ये जो पोजीशन आएगा दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ A। बोलो सही है, बोलो सही है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, अभी देखो इसमें एक विजन फील्ड का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब तक हम लोग है ना वो रीजन ऑफ कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, जब तक हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, हम इसको ड्रॉ नहीं करना चाहते, तो हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग है ना विजन फील्ड कहते हैं। कोई इशू नहीं, वो आप पढ़ लेंगे। चलिए जी, देख के बताइए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट है 20, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट है 20, मिरर रखा है, उसके इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 40 सर, नहीं 2 4 60 होगा सर। 60। 20 सुनाई नहीं दिया, कस के बोलो। 60 60 होगा उसके इमेज का कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही, 60। सबको समझ में आ रहा है सबको? यस सर। भला बताओ जरा इस केस में, बताओ जरा इस केस में, ठीक है, कौन इमेज नहीं बनाएगा? O3। सर O3 है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है सर? मिरर की इस साइड है। इसमें से कौन है जो O3 इमेज है नहीं बनाएगा? देखो ये 1 है, O3 ये 2 है, O3 सर। ये 4 है, और ये 3 है। कौन है जो इमेज नहीं बनाएगा? O3 सर O3। O3 इमेज नहीं बनाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो मिरर के पीछे है। तो ये सब गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब बताइए किसका इमेज मिरर के सबसे नजदीक होगा?
O4 का। O4 का। O4 का, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सबसे नजदीक है तो मिरर के नजदीक उसका इमेज भी बनेगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा छोटा बात हो रहा, बहुत छोटा छोटा बात हो रहा, लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इन्हीं छोटे बात को सबको मिला के रखिएगा तो बड़ा बात होगा। ठीक है, ये रहा आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक बड़ा सेक्शन है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सब चीज मिक्स है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, सब कुछ चलते रहता है। आप अगर किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, आप अगर किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसका इमेज भी मूव करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी हैव टू डिस्कस ऑन दैट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, हम लोग को उस पे काम करना है। ठीक है, जरा गौर करना, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, आपको एक एक कोऑर्डिनेट यहाँ दिया गया है, हम लास्ट में आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे, लेकिन अभी आप इस बात को समझिए, फंडामेंटल्स अपना क्लियर रखिए। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट रखा है और XOM, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरे ऑब्जेक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में भाई? तो मिरर के रिस्पेक्ट में। एक्स कोऑर्डिनेट है मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। और XIM is nothing else but simply x coordinate of image with respect to mirror, ये मिरर का है। YOM is nothing else but simply y coordinate of object with respect to mirror, and YIM is the y coordinate of image with respect to mirror। पूरे डिस्कशन में एक चीज ध्यान रखना, हम लोग सब कुछ मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें, सब कुछ हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें। तो जो आप प्लेन मिरर का फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होगा, बस साइन केवल अपोजिट है। अगर मिरर को आप मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एक मिरर के राइट हैंड साइड में है तो एक मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, बोलो सही है? इसलिए आप ये लिख दिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुमको यहीं पे एक इक्वेशन मिल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ हम इमेज लिखना चाहते हैं लेफ्ट में, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर है। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमेज का जो वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में होगा वो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ पॉजिटिव एक्स की तरफ तो इमेज आ रहा है निगेटिव एक्स की तरफ। बोलो समझे? यस सर। डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर इसको यूज करते हैं। लेकिन जब आप पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर आते हैं वाई एक्सिस तो ये लाइन काम आता है। पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर, फिर से हम यही लिखना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये काम करता है पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर। जब आप मिरर के प्लेन के पैरेलल बात करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है मिरर के प्लेन के पैरेलल, वही इमेज का भी वेलोसिटी होता है मिरर के प्लेन के पैरेलल। इज दिस क्लियर? यस सर। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। घर में प्लेन मिरर है आपके, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना। जब तुम चल के प्लेन मिरर की तरफ जाते हो, मान लो तुम चल के है ना ईस्ट की तरफ जा रहे हो, प्लेन मिरर में दिख रहे हो, तो तुम्हारा इमेज किधर चलता है? वेस्ट। वेस्ट की तरफ। जितना आपका स्पीड होगा उसका भी स्पीड वही होगा, बस आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ईस्ट तो इमेज का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वेस्ट। सही है ना? यस सर।
अब मिरर के सामने खड़े हो जाना और हाथ में एक बॉल रखना और उस बॉल को ऊपर फेंकना, तो तुम्हारा इमेज बॉल किधर फेंकेगा? ऊपर सर। ऊपर ऊपर फेंकेगा। मतलब अगर आप मिरर के प्लेन के पैरेलल में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए तो इमेज भी उधर ही जाएगा, इमेज भी उधर ही जाएगा और मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट का है। बोलो सही है? यस सर। यस तो सर पैरेलल टू प्लेन ऑफ मिरर जब आप बात करते हैं तो वेलोसिटीज का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम होता है मिरर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब आप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन का होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। आई होप सो आपको समझ में आया। यस सर। एक छोटे से क्वेश्चन पे हम है ना यहाँ और ज्यादा तुमको इसको क्लियर करना चाहते हैं। मान लीजिए एक मिरर है, XY plane is plane mirror having reflecting surface towards पॉजिटिव z एक्सिस। पढ़ के मिरर रख लिया सबको, ही पढ़ के इमेजिन कर लिया कि मिरर कैसे है? क्या ये चीज पढ़ के सबको इमेजिन कर लिया कि मिरर है कैसे? मिरर किस प्लेन के पैरेलल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। XY प्लेन के पैरेलल है और Yes, उसका sir. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये चमकीला वाला, जिधर आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ये जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब देखो यस अब देखो मिरर रेस्ट में है, मिरर चल नहीं रहा है। आसान कर दिए, मिरर रेस्ट में रख दिए। ठीक है, अच्छा अगर मिरर रेस्ट में है तो अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, कोई बता दो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? एक बात बता देते हैं, आपको और इजी कर देते हैं। अगर मिरर रेस्ट में है ना तो ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, बात एक ही होता है। जब मिरर मूव करेगा तब थोड़ा बात अलग अलग होने लगता है, बात समझे? अदरवाइज अगर मिरर रेस्ट में है तो मिरर का वेलोसिटी 0 है तो कोई इशू है नहीं। बताइए, आंसर बताइए तो फटाक से देख के ही बताइएगा, पेन उन चलाने की 3i कैप माइनस 4j कैप 3i माइनस कैप 4j कैप माइनस 6k कैप। सबका आंसर सेम है? यस सर। यस बिल्कुल सही। 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, बस जो उसका परपेंडिकुलर वाला भाग था वेलोसिटी का वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर डायरेक्शन दिया, चेंज कर दिया। बाकी पैरेलल वाला जो हिस्सा था वो जैसे था वैसे ही कॉपी पेस्ट हो गया। बोलो सही है सबका? यस सर। वेरी गुड। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना पा रहे हैं, कोई इशू है नहीं। ठीक है, और वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बस क्वेश्चन थोड़ा उस समय ट्विस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन उस समय थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा जब ध्यान रखिएगा कि मिरर चलने लगे। यहाँ पे जरा गौर से देखिए, फर्स्ट केस में मिरर रेस्ट में है, फर्स्ट केस तो ऑब्जेक्ट का अगर भी वेलोसिटी दिख रहा है तो इमेज भी है। लेकिन सेकंड केस में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रुका हुआ है और मिरर चल रहा है भी से, और देखेंगे आप तो इमेज का वेलोसिटी 2v है। ठीक है सर, कैसे आ रहा है? ये आप सिंपल है ना, उसका रिलेटिव मोशन लगा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा गौर कीजिए, जब आप इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का निगेटिव, यही लिखते हैं ना। तो क्या आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ कॉमन रहा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इज दिस क्लियर? तो आप Yes, अगर yes. वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना चाहते हैं केवल, जो आंसर 2b है, तो क्या आप देख लीजिए आपका मिरर किधर जा रहा है? आपका मिरर किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। तो क्या यहाँ लगा दे v के साथ माइनस आई कैप, v के साथ यहाँ लगा दे मिरर का वेलोसिटी माइनस आई कैप। यहाँ Yes. देखो माइनस, मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, फिर यहाँ एक माइनस और फिर एक और माइनस। सबको सॉल्व Minus करो, five. सबको सॉल्व Yes. करो।
सबको सॉल्व करो। क्या समझ पा रहा है कि इमेज का वेलोसिटी कितना आएगा? 2 आएगा सर, इमेज 2v। का वेलोसिटी -2v आई -2 कैप आएगा। यस सर। यस सर। इसीलिए यहाँ पे इमेज का वेलोसिटी आपको दिया गया है। आपको चीज को बस बेसिक जो आपको पढ़ाया गया है उसी को अच्छे से वेक्टर फॉर्म की मदद से लिख लेना है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बढ़िया है। थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके पास ये क्वेश्चन है, यू हैव एक्चुअली 5 मिनट्स। वेलोसिटी में जो रिलेशन है ना, एक्सेलरेशन का भी वही रिलेशन होगा, क्योंकि एक बार आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन वाला रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, उसके बाद फिर जो अभी का टॉपिक है वो काम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज मैकेनिक्स, देन आफ्टर यू हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। आपको 5 मिनट दे रहे हैं, फटाफट बनाइए। 5 मिनट से कम में बना लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए गो फास्ट। चलो देख लेते हैं इस चीज को, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीज को। अच्छा, आप लोग सबको जरा ध्यान दीजिए, सबको जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? रेस्ट में है, और जो मिरर है वो घूम रहा है। तो देखो, जैसे प्रीवियस केस में ही हम लोग पढ़े, एक बार हम फिर से यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर लेना चाहते हैं कि मान लो अगर मेरे पास ए का फेस रिफ्लेक्टिंग है, ए का इधर वाला फेस रिफ्लेक्टिंग है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिएगा, हम पीछे वाले एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं। अगर मिरर मेरा लेफ्ट में जा रहा था भी से, तो मेरा इमेज भी लेफ्ट की तरफ ही गया 2v से। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये चीज यहाँ यूज कर सकते हैं ना, कि अगर मेरे इस मिरर का लेफ्ट की तरफ का एक्सेलरेशन a1 है, तो इसका जो इमेज 1 होगा उसका भी लेफ्ट की तरफ का एक्सेलरेशन 2a1 होगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी तरह अगर हम चाहें तो हम बी के सरफेस के बारे में भी सोच सकते हैं। जो मेरा बी वाला मिरर है उसके सरफेस के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर इसका एक्सेलरेशन a2 है तो इसका जो इमेज बना होगा उसका राइट की तरफ का एक्सेलरेशन 2a2 होगा। यस सर। सही है, तो चलो फटाफट हम लोग है ना ए ब्लॉक और सी है ना, बी तो नहीं लिखा है, सी लिखा है, मतलब समझ गए ना आप। ए बी करके एक सरफेस है और सी डी करके एक दूसरा सरफेस है, क्वेश्चन में मिलता है। अच्छा, कोई हमको देख के केवल ये बता सकता है क्या कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ m, मतलब जिसपे ए बी है उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ ए बी ये कितना होगा? कोई डायरेक्ट बता सकते हैं? So, मेरा आया था 3g/4। बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया। नेट फोर्स उस पे 3 mg लग रहा है नीचे की तरफ, यस और सर। उसका टोटल मास है 4m, तो क्या वो 3g/4 है? यस सर। इसी तरह अगर हम चाहेंगे तो हम एक्सेलरेशन ऑफ, इसी तरह अगर हम चाहेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ m जो मेरा CD ब्लॉक है उसका भी निकाल सकते हैं, और उसका नेट फोर्स था 2 mg और मास था 3m, mm कट गया तो 2g/3 आ गया। ठीक है, तो जरा गौर करना, अगर हम एक्सेलरेशन निकलना चाहते हैं फर्स्ट इमेज का तो हम लिखेंगे ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3g/4, और उसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ -i कैप। यस सर। ये 1 का है। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इस सेकेंड इमेज का जो जस्ट बगल में बना हुआ है, ये वाला, एंड दैट एक्सेलरेशन इज 2a2, और ये है 2 टाइम्स ऑफ a2 का वैल्यू कितना आया है? a2 का वैल्यू कितना आया है? 2g/3 आया है। डायरेक्शन लगा दे i कैप प्लस i कैप। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला? The acceleration of two images formed in those two reflecting surface with respect to each other। मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट इमेज का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बताना है।
तो जो आपका फर्स्ट इमेज का एक्सेलरेशन आया उसमें से आप जो सेकंड इमेज का एक्सेलरेशन है उसको माइनस कर दें। तो फर्स्ट इमेज का एक्सेलरेशन आया है, फर्स्ट इमेज का एक्सेलरेशन सबका आया है, कितना आया है भाई? ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट के कितना बचेगा? 3g/2 बचेगा। तो मेरे फर्स्ट का एक्सेलरेशन आया है 3g/2 माइनस आई कैप, और मेरे सेकंड का एक्सेलरेशन यहीं पे लिखा हुआ है 4g/3 और आई कैप। तो ये वैल्यू हो गया हम लोगों का -3g/2 आई कैप माइनस 4g/3 जे कैप। बोलो कितना आ रहा सॉल्व करके आंसर? 17/6 कितना? 17g/6 17g/6 और डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। यस सर। 17g/6 मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस आई कैप उसका डायरेक्शन हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। सर हम पहले मैग्नीट्यूड निकाली, डायरेक्शन बाद में हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा था क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ही पूछा था, वो डायरेक्शन नहीं पूछा है। 17g/6 फिर वो जे कैप लिख दें क्या? आई कैप? आई कैप कहाँ जरूरत? आई कैप का जरूरत ही नहीं है सर 4g/3 में या नीचे में सर। ओहो हाँ, यहाँ ना, यहाँ आई कैप होगा, ये हमसे गलती से लिखा गया है। ये तो आई कैप ही होगा ना, जहाँ 4g/3 लिखे थे। ये आई कैप ही होगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा पता है ये पूरे न्यूमेरिकल में ये जल्दी बनेगा या देर से बनेगा, इसके पीछे एक लाइन है, और वो लाइन था कि आप में से कितना कोई है ना ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को भली भांति समझा था। अगर Yes, कभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, देख लेना, याद रख लेना, तो तुरंत न्यूमेरिकल बनेगा। अगर कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए तो मिरर का जो वेलोसिटी होगा इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी उसका दुगना होगा। बोलो सही है? यस सर। तो आप इस लाइन को याद रखिएगा, आप इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो जो राइट हैंड साइड में हम काम करके आपको दिखाए हैं, इतना से आप बच जाइएगा। ठीक है, इतना सबसे आप बच जाइएगा। आप सीधा देखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो हमारे पास मिरर का जो वेलोसिटी है इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी उसका दुगना होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी दुगना होता है। ठीक है, इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी उसका दुगना होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो याद रखना इसको, इसी हिसाब से चलना है। और बाकी कहीं भी अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको उसके बेसिस पे सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करके आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर लीजिए, या आप लोग ये दोनों क्वेश्चन बना के आइएगा, उसका आंसर दिया हुआ है, आप ये दोनों क्वेश्चन घर में ट्राई करके रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, मान लीजिए हम लोगों के पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बनाना है। तो कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, 2-3 डायग्राम देख लीजिए कि कैसे बनता है, फिर आगे काम आएगा, बनाइएगा। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए ACB करके ये एक ऑब्जेक्ट है, तो A', C', B' उसका इमेज है। बनाने का तरीका आपके सामने है, देख लो। अगर ये मिरर की तरफ ऐसे झुका हुआ है तो उसका इमेज भी है ना, इस तरह से मिरर की तरफ ऐसे झुका हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ का इमेज ये है, ये दोनों इमेज है आपस में। तो फिर उसी तरह मेरा नीचे वाला जो पॉइंट है उसका इमेज एक दूसरे के साथ। तो जो जितना है, अभी देखो जैसे ए मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इस इमेज से कोई डिस्टेंस, मिरर से कोई डिस्टेंस है तो उसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। उसी तरह बी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मिरर से कुछ डिस्टेंस है तो उसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। सी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका भी मिरर से कोई डिस्टेंस है तो सी डैश का भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो ऐसे करके आपके सामने बना। अभी जरा बोलिए, ये सब देख रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे? क्या ये वाला डायग्राम सही है? यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। अच्छा ये वाला डायग्राम सही है? देखो P लिखा है, ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट हुआ ऐसे, B से घूमता हुआ ऐसे, तो इसका जो P बना है वो ऐसे उल्टा है, इमेज उल्टा हो गया। करेक्ट है? यस यस सर। यस।
तो आप इमेज बनाते हैं और बहुत सारा चीज आप ऑप्टिक्स में भी पढ़ लिए हैं, मिरर इमेज, तो आपको बहुत सारा चीज पता है। ठीक है, ये सब उसी का एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है। याद रखना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम लोग के पास एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इंक्लाइंड एट 45, तो याद रखना कि उसका जो इमेज है वो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, उसका इमेज जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए सर इमेज को थोड़ा बड़ा कीजिएगा। हम अभी दिखा देते, नया बना ही रहे, देखो ना, हमको पता है उसमें छोटा छोटा चीज लिखा हुआ है। जरा गौर करो, मान लो जैसे ये हम लोगों के पास इस तरह से है ना एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो देखो ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एंड है उसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा, सही है ना? Yes, sir. और 45 डिग्री एंगल है, ये भी ध्यान रखना कि एकदम एग्जैक्ट 45 है, इस वजह से है ना एंगल्स में सब कुछ इजी वे से कैलकुलेट होगा। तो अगर मान लो हम इसको ए बी लिखते हैं तो ये कौन है, क्या ये बी है, बी डैश? B dash. और फिर जो ए यहाँ दिखाई दे रहा है इसका इमेज अगर आप परफेक्टली बनाएंगे तो यहाँ बनेगा यस सर, ए ए डैश। डैश। तो क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट था तो इमेज उसका वर्टिकल हो गया। यस सर। ठीक है, तो यही वहां पे है ना, ड्रॉ है, छोटा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके खुद से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आगे कैलकुलेशन, चलिए बढ़िया। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। मान लीजिए आपका हाइट है, सपोज एक इंटीजर ही लेके चलते हैं 6 फीट। आपका हाइट है 6 फीट, कितना है भाई, 6 फीट। तो आप अगर एक समय में अपना सर से लेके पैर तक पूरा का पूरा अपने घर में किसी मिरर के अंदर देखना चाहते हैं, सर भी देखना चाहते हैं और पैर भी एक ही समय में देखना चाहते हैं, अपना पूरा इमेज एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ मिरर का सर्टेन मिनिमम लेंथ चाहिए होता है। अगर मिरर उससे छोटा रहेगा तो आपको सर दिखाई देगा तो पैर नहीं दिखाई देगा, और अगर पैर दिखाई देगा तो सर दिखाई नहीं देगा, अगर उस मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ से आपके घर का मिरर छोटा हुआ तो। उससे बड़ा आप जितना बड़ा लीजिए उसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, लेकिन कम से कम किसी मिरर का कितना लेंथ चाहिए कि हम अपने पूरे बॉडी के इमेज को एक साथ देख सकें। तो उसके लिए आपको इस रे डायग्राम के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, रे डायग्राम के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। रे डायग्राम पे सब कोई फोकस रहे। देखो, मान लो ये आपका हेड है, ये आपका आई है और ये आपका फिट है, पैर, ठीक है, या एफ। तो आप पैर से जो रे निकलेगा उसको भी मिरर के एंड से टकरा के आंख तक जाना चाहिए, तभी वो आपको पैर दिखेगा। सिमिलरली हेड से जो रे निकलेगा वो भी मिरर से टकरा के आपके आई तक जाना चाहिए, तभी आपको वो दिखेगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है। हाँ, अब आप यूज करें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल है ना हमारे रे ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा चीज है, सिमिलर ट्रायंगल। तो जरा गौर करना कि यहां से ये जो ट्रायंगल 1 बना है और ये जो ट्रायंगल 2 बना है, क्या दे आर सिमिलर? Yes. यस सर। तो अगर हम यहाँ के इस लेंथ को x लिखेंगे तो ये वाला भी लेंथ x होगा। उसी तरह जो हम लोगों का थर्ड ट्रायंगल बना है और जो हम लोगों का फोर्थ ट्रायंगल बना है, दे आर सिमिलर। इसलिए अगर हम यहाँ y लिखे हैं तो यहाँ भी y है। अब जरा बताओ, तुम्हारे हेड से लेके तुम्हारे पैर तक का टोटल हाइट, जो तुम्हारा हाइट है, क्या वो हाइट x प्लस y कहने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y है? यस सर। अब देखो, यहां से हम खुद से एक लाइन खींच देना चाहते हैं ताकि आप थोड़ा सा और कैलकुलेशन को अच्छे से समझ सके। अगर ये x है तो ये वाला पोर्शन x है, और ये y है तो ये वाला पोर्शन y है, तो क्या मिरर का जो लेंथ चाहिए
जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, x प्लस वाई। वो x प्लस वाई है। मतलब तुम्हारा हाइट अगर h है तो कम से कम h/2 हाइट का तुम्हारे घर में मिरर होगा, तभी तुम पैर और सर को एक साथ देख सकोगे। बोलो समझ में आया? यस सर। अगर तुम्हारा हाइट h है तो कम से कम h/2 हाइट का कोई एक मिरर होगा अगर घर में, तभी आप एक समय में उसको देख पाओगे, मतलब अपने पैर को और सर को एक साथ देख पाओगे। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक। अब एक चीज सोचना बहुत ध्यान से, यहाँ एक दो डाटा बहुत ध्यान से सुनना। जो मिरर का निचला हिस्सा है ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। मिरर का जो निचला हिस्सा है वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। मिरर का जो निचला हिस्सा है वो हाइट ऑफ मिरर कहलाता है। हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर मतलब मिरर कहां रखेंगे कि हम एक साथ अपना पैर और सर दोनों देख सकेंगे, कितने हाइट पे रखेंगे। तो ये याद रखना कि जो तुम्हारा हाइट है, हाइट फ्रॉम फिट टू आई, पैर से लेके आंख तक का जो हाइट है उतना डिवाइडेड बाय 2 पे आपको रखना होगा। अगर आप मिरर के लोवेस्ट पॉइंट को आंख से लेके पैर के बीच का जो हाइट है डिवाइडेड बाय 2 पे रखते हैं, तब वो एग्जैक्ट पोजीशन होता है जहां आपको सब कुछ दिखाई देगा, जहां आपको सब कुछ दिखाई देगा। करेक्ट? अब जरा सुनना और समझना ध्यान से। मान लो इस हाइट को हम स्मॉल h कह दिए और ये जो आपके पास है, ये जो अभी आपके पास आया वो स्मॉल h है। अब जरा सोचना और समझना, अगर हाइट ऑफ मिरर लेस देन h है, अगर हाइट ऑफ मिरर लेस देन h है, अगर हाइट ऑफ मिरर लेस देन h है, बताओ तुमको सर दिखेगा कि पैर दिखेगा? से पैर दिखेगा। बी सी ओनली फैक्ट, पैर दिखेगा। सर अभी क्या बोले थे? हम बोले कि अगर तुम्हारे मिरर का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट का हाइट जो आप h यहाँ पढ़ाई किए हैं उस h से अगर कम हुआ, मतलब कम हाइट पे मिरर रखा है, तुमको सर दिखेगा कि पैर दिखेगा? सर पैर दिखेगा। तो पैर दिखेगा, पैर दिखेगा। और उसी में अगर तुम्हारा हाइट ऑफ मिरर ग्रेटर देन स्मॉल h है तो हम लोग क्या देखेंगे? सर दिखेगा हम लोग का। हम लोग सर देखेंगे। बात समझ में आया? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपके पास है कि कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर है, एक ऑब्जर्वर है जिसके आई से सर के बीच का डिस्टेंस हाफ फीट है, आई से सर के बीच का डिस्टेंस हाफ फीट है, हाफ फीट, और उसका टोटल हाइट है 5.5 फीट। तो मतलब आई से लेके पैर तक का बात हो गया 5 फीट, 5.5 मतलब ऊपर वाला आधा हटा दो, 5 फीट। अब अगर कोई मिरर जमीन से 2 फीट हाइट के बाद ऊपर रखा है, जमीन से 2 फीट हाइट के बाद ऊपर रखा है और वो मिनिमम लेंथ का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उसको क्या दिखेगा? तो जमीन से अगर 2 फीट पे रखना स्टार्ट किए हैं तो क्या दिखेगा? हाँ, सर दिखेगा कि पैर दिखेगा? सर दिखेगा। अरे यार, नहीं सर पैर दिखेगा। पैर दिखेगा। पैर दिखेगा। क्या आप सबको समझ में आया ये सब बात? यस सर। तो ये सब चीज था तुम्हारे पास कि कम से कम हमारे मिरर का हाइट कितना हो कि उसको है ना इमेज दिख सके, अपना फुल इमेज दिख सके। एंड दिस इज द होल डिस्कशन जो अभी हम लोग किए। ठीक है, आई होप सो। बाकी आप लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कशन का देख लीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मेट। बाकी ये था आपका पास। सर हाँ बोलो ना।
सर मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता सर? कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। अगर रखता तो हम बता रहे होते। रे डायग्राम में कहीं भी आया कि आपके Yes, sir. पास जो हमारा मिरर है वो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये तो कहीं का आया ही नहीं। ठीक है, आप अपने घर में अभी एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। आप अपना हाइट लगभग जानते ही हैं, आप एक ऐसा मिरर लें जो उससे छोटा हो, जो उससे छोटा हो, मतलब आधा से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर तुम 5.5 फीट का होगा तो वो 2 फीट रखना, 2 फीट 2.5 फीट रखना, 2.5 फीट तक रख लेना। 5.5 से आधा करेंगे तो वो 2.5 से ज्यादा हो जाता, 2.75 होगा तो घटे। ठीक है, तो तुम है ना 2.5 फीट तक का कोई भी मिरर ले लो, उसको रूम में लगा दो। तुमको क्या लग रहा है, नजदीक रहेंगे तो हो सकता है सर पैर एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन दूर जाएंगे तो दिखेगा। हो सकता है तुमको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फीलिंग आता है स्टूडेंट्स में यस सर। कि सर दूर जाएंगे ना तो दिखने लगेगा। तो तुम घर में अभी एक्सपेरिमेंट कर लेना, अच्छे से रख लेना, ऊपर नीचे करने के लिए किसी को पकड़ा देना और तुम देख लेना उसके सामने खड़े होके कि तुम कितना भी दूर चले जाओ, अगर तुम्हारे हाइट के हाफ से मिरर का लेंथ कम है तो तुम एक समय में सर और पैर नहीं देख सकेगा अपना। तुम इसको एक्सपेरिमेंट करके घर में परफॉर्म कर लेना और जरूर हमको मैसेज करना कि सर हम किए थे, हमको दिखाई दिया है, रूल्स ऑफ फिजिक्स गलत है। बात समझे? चलिए ठीक है, आज के सर लिए नहीं करने वाला है। आज के लिए है ना हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अब इससे आगे बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो आपका ऑप्टिक्स है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा चीज आने वाला है। तो बहुत सारा, आज तो हम लोग फंडामेंटल में ही रह गए, बीच बीच में आपको मिलते रहा ऑप्टिक्स का अपना रंग। ठीक है, नहीं तो बहुत सारा बेसिक चीज पढ़ाई हुआ, अगले दिन से और भी इसमें बहुत सारा चीज आने वाला है। ओके, तो ध्यान रखना है।